Hello everyone, this is Pratik. How are you all? I hope you're doing good. Welcome to VCA and आप देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. अपना चैप्टर 4 चल रहा है, हमें ये स्टार्ट करना है. बेसिकली चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस सेशन तक. चलो आइए सफर करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का विद चैप्टर नंबर 4, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड. रेसिप्रोकल मतलब हम जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री का अपने लिए क्या डिमांड है, उस कंट्री का अपने कंट्री के गुड्स के लिए क्या डिमांड है. तो बेसिकली रेसिप्रोकल डिमांड, मुझे उस कंट्री के एक्स कमोडिटी में इंटरेस्ट है बिकॉज उसकी कमोडिटी मेरे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है एंड वाइस वर्सा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रेसिप्रोकल डिमांड. बोलो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड. तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, उसको क्या एक्सप्लेन करना हमें, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मेन, ये कॉन्सेप्ट है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, चलो रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है. बेसिकली इट इज अ म्यूचुअल डिमांड. तू मेरा लेगा कोई एक प्रोडक्ट और सामने से तेरा कोई प्रोडक्ट मैं लूंगा. तो बेसिकली रेसिप्रोकल डिमांड इज अ म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर गुड ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर. ट्रेडिंग पार्टनर मतलब सामने वाली कंट्री और अपनी कंट्री दोनों पार्टनर है. हम दोनों किसी पर्टिकुलर डिमांड गुड्स के लिए एक दूसरे से म्यूचुअल डिमांड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल डिमांड. पर्टिकुलर गुड्स बोल रहा हूं मैं, दो गुड्स होंगे, उस कंट्री का अपने गुड्स में कोई इंटरेस्ट होगा, अपना उस कंट्री के गुड्स में कोई इंटरेस्ट होगा. ठीक है, सो रेसिप्रोकल डिमांड इज अ म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर गुड्स फॉर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है भली ये यहाँ पे लिखी है, वो भी आपको एग्जाम में लिखनी है. ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई. ठीक है, चलो. सो बेसिकली क्या कहता है आपका टेक्स्ट बुक, इट इज अ स्ट्रेंथ and elasticity of one country's demand for an other country's commodity. ठीक है, दूसरे कंट्री के कमोडिटी में अपना जो कितना इंटरेस्ट है, ये बात जो कही गई है वो यहाँ पर कही गई है. ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्री डिमांड फॉर एन अदर कंट्रीज कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर इट्स ओन गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस रेशियोज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं कोई एक गुड्स बनाता हूँ, मान लो पेन एंड मार्कर बनाता हूँ, और चाइना जो है ना, मैं पेन बनाता हूँ, चाइना मार्कर बनाता हूँ. ये सब पिछले आपने जो थ्योरी पढ़ी हुई ना उस बेस पे बात कर रहा हूँ. मैं सारी चीजें बना के, सारी चीजें कंसिडर करके मैं क्या बना रहा हूँ, मैं मार्कर बना रहा हूँ, चाइना पेन बना रहा है. तो मेरा इंटरेस्ट पेन में है बिकॉज मैं बना नहीं रहा ना, तो मेरा डिमांड क्या है उस पेन के लिए, और चाइना का डिमांड क्या है मेरे मार्कर के लिए. ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल डिमांड. ठीक है, कुछ अजम्पशंस है इस थ्योरी के भी. क्या अजम्पशंस है मालिक, वही सेम अजम्पशन आपने पढ़े हुए अजम्पशन है, टू कंट्रीज टू कमोडिटीज, खत्म. फिर आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी है नहीं. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन होगा, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको पगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी. ठीक है, तो फ्री ट्रेड होगा भाई, रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होंगे, फ्री ट्रेड है ना. अगले चैप्टर से सब निकल जाएगा, कितने रिस्ट्रिक्ट से पता चल जाएंगे आपको. एंड ट्रेड जो है ना वो किस बेस पे होगा, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस पे होगा. ठीक है, ये जो नीचे एग्जांपल दिया हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इंडिया जो है ना, ये लेबर को यूज करके हमने ये ड्रॉ किया है. लेबर को यूज करके इंडिया जो है ना 18 यूनिट्स बना रही है राइस की, और क्लोथ की 12 यूनिट्स बना रही है. ठीक है, 1 यूनिट 18 यूनिट्स बना रही है, क्लोथ की 12 यूनिट्स बना रही है, और चाइना 2020. एंड डोमेस्टिक जो एक्सचेंज रेशियो है, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए सामने 0.66 यूनिट्स ऑफ क्लोथ लगते हैं. मतलब बेसिक समझ रहे हैं, मतलब 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 0.66% ऑफ क्लोथ. तो बेसिकली क्लोथ की रिक्वायरमेंट, क्लोथ को कम रिक्वायरमेंट है बेसिकली, या फिर बोल सकते हैं क्लोथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक अलग ढंग से भी समझते हैं इस चीज को. सुनो ध्यान से, गिवन लेबर है. ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लेबर है जिसमें सेम, मतलब जो अमाउंट ऑफ लेबर क्वांटिटी में सेम है, उसमें इंडिया में 18 क्वांटिटी राइस प्रोड्यूस हो रहा है, और क्लोथ 12 यूनिट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ लेबर गिवन लेबर डेज में. और चाइना में 2020 हो रहा है. देखा जाए तो चाइना में प्रोडक्शन ज्यादा है, तो चाइना को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों केस में, बट वही कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस हम लोग को करना है. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाएगा तो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो जो है 1:0.66 है इंडिया को. मतलब गिवन लेबर में 1 यूनिट ऑफ राइस बनेगा, 1 यूनिट ऑफ राइस लेगा, 0.66 यूनिट्स ऑफ ये बनेगा अपना क्लोथ. मतलब क्या है, बेसिकली राइस का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है इंडिया, लेकिन वही अगर चाइना में देखा जाए तो 1:1 रेशियो है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, गिवन लेबर में अगर मुझे क्या ज्यादा मिल रहा है, राइस ज्यादा मिल रहा है एंड क्लोथ मुझे कम मिल रहा है,
तो मेरे लिए क्या बेटर है, क्या बनाना बेटर है? ऑफकोर्स राइस बनाना बेटर है। अरे यस और नो? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो इन इंडिया, डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो क्या है, 1:0.66 एंड चाइना में 1:1, मतलब विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोडक्शन बाय गिवन लेबर, ये मैंने बोला था गिवन लेबर में। फिर चाइना हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटी, उसको दोनों को दोनों प्रोडक्शन करेगा तो भी दिक्कत नहीं, दोनों सेम है उसके लिए, ठीक है। चाइनाज एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज 20:18, मतलब ये वाला रेशियो देखने का 20:18, मतलब 10:9। तो अगर चाइना अगर सेम लेबर में 20 बना रहा है और इंडिया 18 बना रहा है राइस, तो बेटर क्या है, बेटर 20 है ना। बट ज्यादा डिफरेंस चाइना को कहां पर है, 8 एंड 20 में 2 का डिफरेंस है, मैंने वही कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर के थ्री बता रहा हूँ। 8 एंड 20 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन 12 एंड 20 में टोटल 8 का डिफरेंस है। तो कौन सी किसको, चाइना को किस क्या बनाने में एडवांटेज ज्यादा है, ऑफकोर्स क्लोथ बनाने में एडवांटेज उसका ज्यादा है, बरोबर है। तो इस हिसाब से तो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज देखेंगे तो इंडिया जो है ना, इंडिया राइस का प्रोडक्शन करेगी एंड चाइना क्लोथ का प्रोडक्शन करेगी। एक तो डिसाइड हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये थ्योरी ऐसे ही स्टार्ट होती है। एक तो डिसाइड हो गया इंडिया क्या बनाएगा, इंडिया राइस बनाएगा, और चाइना जो है क्या बनाएगा, क्लोथ बनाएगा। बात समझा? द एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड हाउएवर डिपेंड्स अपॉन रेसिप्रोकल डिमांड, किस पे डिपेंड रहता है, रेसिप्रोकल डिमांड पे। यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड मतलब क्या, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड फॉर अदर कंट्रीज प्रोडक्ट, करेक्ट, ठीक है। इफ इंडियाज डिमांड फॉर क्लोथ इज इंटेंस, ध्यान से पढ़ना, दिस इज अ पैराग्राफ जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, यही तो है सबसे तगड़ी पैराग्राफ वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या बोला है, इफ इंडियाज डिमांड फॉर क्लोथ इज इंटेंस, मैं क्या बना रहा हूँ राइस, तो बट ऑब्वियसली मुझे क्लोथ इंपोर्ट करना है, तो मेरे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अगर मेरा क्लोथ का डिमांड बहुत इंटेंस है, तो इंडिया विल ट्रेड विद चाइना एज लॉन्ग एज इट रिसीव्स मोर देन 0.66 क्लोथ फॉर 1 यूनिट ऑफ राइस। मतलब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ राइस बनाने के क्लोथ बनाने के चक्कर में मैंने राइस का प्रोडक्शन किया, तो मेरा कितना बच गया, बेसिकली 0.66। सो 1 यूनिट ऑफ क्लोथ के सामने मुझे 0.66 यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, 1 यूनिट ऑफ राइस के सामने 0.66 यूनिट ऑफ क्लोथ है मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज मेरा पैसा बच, वो मेरा लेबर या फैक्ट्री प्रोडक्शन बच गया उतना, समझा? तो फिर से पढ़ो, इफ इंडियाज डिमांड फॉर क्लोथ इज इंटेंस, then India will trade with the China as long as it receives more than 0.66 cloth for 1 unit of rice. Similarly, China क्या करेगा, China will trade with India if it gets 1 unit of what, 1 unit of rice, because वो क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा है 1 unit of rice। लेकिन 1 unit of rice अगर वो ले रहा है तो उसको ज्यादा देना नहीं है, बिकॉज उसका वैसे भी बेनिफिट है उसके अंदर। तो ये सुनो, देखो ना ये रेशियो देखो ना, 20:12, तो 10:6 का रेशियो, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 10:10.6 इज ग्रेटर देन 10:9। सो बेनिफिट है ना बेसिकली उसमें, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है चाइना विल ट्रेड विद इंडिया इफ इट गेट्स 1 unit ऑफ राइस बाय गिविंग लेस देन 1 unit ऑफ क्लॉथ, बराबर ना, 1:1 है ना, अपन लग रहा कितना है 0.66, तो उतना क्या है, कम लगेगा। द कंट्री 1 unit of clothes, the exact exchange ratio depend upon the reciprocal demand, the country whose demand, ध्यान से सुनना, the country whose demand is intense, the country whose demand is intense for another country's product would trade एट अ रेशियो क्लोजर टू इट्स इंटरनल एक्सचेंज रेट। दो एक मेरे इंडिया में, इंडिया को अगर चाइना के उस क्लोथ का डिमांड अगर ज्यादा है ना, तो वो नियर बाय जो अपना एक्सचेंज रेशियो है उस हिसाब से नियर बाय हम लोग ट्रेड करेंगे, बट ट्रेड करेंगे, समझा? कॉमन इजी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता है। ऑफर कर्व क्या होता है भाई, ऑफर कर्व जो है ना, अल्फ्रेड मार्शल एंड फ्रांसिस एडवर्थ ने बनाया था। जेएस मिल कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वाज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड फ्रांसिस एडवर्ड्स थ्रू द ऑफर कर्व, ठीक है। अभी ऑफर कर्व क्या होता है भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का, कि बहुत सारे क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स, मतलब इंडिया और इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसके बीच में कैसे ट्रेड होते हैं, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट डिसाइड होता है जहाँ पे बेनिफिट सबका होता है। So country is going to offer of a various country of import of a succession as a succession of possible terms of trade। तो terms of trade मतलब जहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, फेवरेबल तो ट्रेड करेगा ही, ठीक है। सो ऑफर कर्व दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एंड ऑफर कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जो बचपन में देखा है हमने, डिमांड ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एक्सप्रेसिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइस नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, ये हमने देखा है, लेफ्ट टू राइट होता है डिमांड कर्व, एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, बरोबर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट सेकंड एक ही पॉइंट, वही पॉइंट दिया है, द ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व एक्सप्रेसिंग द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एट अ डिफरेंट प्राइसेस स्लोप्स अपवर्ड होगा, इसका लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा। इकोनॉमिक में पता है डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काउंट होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं, ठीक है। द नॉर्मल डिमांड कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है। अभी बात करते हैं अपने सिलेबस का जो पार्ट है ऑफर कर्व। ऑफर कर्व क्या होता है, द ऑफर कर्व on the other hand can be viewed either as a demand for one commodity in terms of other or as the supply of one commodity in return of other। तो basically
रेसिप्रोकल चीजें यहाँ पे क्या करी जाएंगी, एक्सप्लेन करी जाएंगी, ठीक है। ऑफर कर्व यूज्ड एज अ कॉन्सेप्ट नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव वेल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑफर कर्व क्या माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव वेल। इट सिग्निफाई क्या बताता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्री इज एक्सपोर्टेबल, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्री इज एक्सपोर्टेबल, ठीक है। इन इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज डील इन लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज हु इज whose nature and composition changes rapidly, whose nature नहीं, यहाँ पे whose nature आएगा जिसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होता है, उस केस में यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो बेसिकली हम लोग है ना सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये डायग्राम है देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बहुत सारे लोगों को ये डायग्राम और ये डायग्राम बहुत टेक्निकल लगती है, लेकिन है बहुत ईजी डायग्राम है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो कर्व बना है ना, ये यहाँ पर ओ पॉइंट है अपना, ठीक है। अभी ये ओ से लेके बी है, ओ से लेके ये ना डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट्स है। क्या है ये, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट्स है, ठीक है। फिर ये जो कर्व बन रहा है ना, ये वाला ओ आर, ये एक ऑफर कर्व है, और ये ओ आई जो बना ना, ये दूसरा ऑफर कर्व है, ठीक है। अभी ध्यान से, नीचे इंडिया की कमोडिटी लिखी है, इंडिया लिखी हुई है, यहाँ पे रशिया लिखी है, वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अभी देखो, अगर इंडिया ट्रेड करता है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, जो लिखा है ना नीचे, उसमें ही ध्यान देना, डायग्राम के नीचे आपको लिखना है बहुत अच्छे से, एक एक लाइन पढ़ के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑफर कर्व ऑफ ओ आई, ये ओ आई जो है इंडिया का ऑफर कर्व है, और ये जो ओ आर है ये रशिया का है, आई एन आर उसी हिसाब से इंडिकेट किया, आई इज इंडिया, आर फॉर रशिया, ठीक है। ओ आर पॉइंट ई, ये पॉइंट ई पे उनका इंटरसेक्शन हुआ, ये पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इंडिया अगर ना डोमेस्टिक ट्रेड करता है, ये डोमेस्टिक लाइन है, ये भी डोमेस्टिक लाइन है, इंडिया अगर डोमेस्टिक ट्रेड करता है तो उसको एनएल देना पड़ता है, एनएल देना पड़ता है, ठीक है। चलो डायरेक्टली कूदते नहीं अपन अपन सीधा बेसिक से पढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपको नीचे का भी समझना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग रीड करके थे आगे जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, रशिया पॉइंट ए, ओ बी एंड ओ ए आर द डोमेस्टिक प्राइस रेशियो, मैंने बताया ये ओ बी एंड ओ ए डोमेस्टिक प्राइस रेशियोज है, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज विच शोज एक्सचेंज रेट बिटवीन होम कंट्री, वो अंदर वो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट जहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पर ये वाली कॉन्सेप्ट ये बताते हैं, ठीक है। ओके, of the countries shows the exchange rate at a home between the two commodities. India's offer ON of X, इंडिया क्या ऑफर कर रही है, इंडिया ऑफर ON of X, उसको क्या मिल रहा है, NE of Y, ध्यान से सुनना, इंडिया ON of X ऑफर कर रही है, ON ये कमोडिटी ऑफर कर रही है इतना, ठीक है, अभी दिखेगा नहीं, ये जो ये ओ से लेके आने इतना कमोडिटी क्वांटिटी इंडिया ऑफर करेगी किसके सामने, ओ ई के सामने, ठीक है, बिकॉज यही है ना, ये बन रहा है ना, ये ऑफर कब बन रहा है ना पॉइंट, तो अगर ओ एन है तो इंडिया रशिया का ओ ई के सामने इंडिया अपना ओ एन देने के लिए रेडी है, परफेक्ट, ओके ओके, दैट इज रशिया ऑफर्स एनी ऑफ वाई, एनी ऑफ वाई अगेंस्ट द इंडिया ओ एन एस एक्स, तो वही लिखे है, वही चीज़ फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन की है, रशिया भी क्या कर रहा है, एनी दे रहा है ओ एन एक्स, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है, इंडिया बोल रहा है मेरा ओ एन लेके जा, रशिया को बोल रहा है तू मेरा, तू मेरे को एन ई दे दे, बराबर है, ओ एन 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 ई, क्लियर है यहाँ तक, बोलो ये सो नो, यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज ये पॉइंट ई क्या बताता है कि दोनों सेटिस्फाइड है ना, दोनों सेटिस्फाइड है, इंडिया इज रेडी टू गिव ओ एन अगेंस्ट रशिया का रशिया का एन ई, बेसिकली यही है ना क्वांटिटी, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर से एक बार बताऊं, ध्यान से सुनना, इंडिया रेडी है ओ एन देने के लिए एज अगेंस्ट एनी ऑफ वाई, बिकॉज ये लाइन वर्टिकुलर है ना इसके लिए, तो ये वाई लाइन बताती है, और ये दिस इज एक्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है, सो ओ एन इज इक्वल टू ओ ई, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओ एन के सामने ओ ई मिल रहा है, समझा, ओके, सॉरी ओ ए नहीं, एन ई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ओ एन के सामने एन ई मिल रहा है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके आगे चले, ओ एन के सामने एन ई, इंडिया विद इन इट्स इकोनॉमी हैज द एक्सचेंज रेट शोन बाय ओबी, वो लाइन हमने बताई है, ये ओबी वाली, ये इंडिया का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो,
OB line where ON of X it gets NL of Y. क्या लिखा है? OB line where ON of X it gets NL of Y. डोमेस्टिक एक्सचेंज पे कितना मिल रहा है? ये देखो यहाँ पे हुआ है डोमेस्टिक एक्सचेंज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट पे ओ एन के सामने क्या मिल रहा है? एन एल मिल रहा है, एन एल मिल रहा है। अगर मैंने, देखो ध्यान से, अगर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया ना, एक्सपोर्ट नहीं किया बेसिकली मेरा प्रोडक्ट, तो मुझे इतना ही बेसिकली मेरा लॉस होगा, बिकॉज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर मैंने किया तो ई एल मेरे लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बिकॉज अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये वाला बन रहा है ऑफर का, जहाँ पे मुझे ओ एन के सामने एन ई मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने नहीं किया, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट पे रुका, तो मेरे को क्या मिलेगा? ओ एन इज इक्वल टू एन एल। तो सामने वाले हमें बेनिफिट ही नहीं है, हमें समझ रहे, तो हम लोग करेंगे ही नहीं ट्रेड बेसिकली। समझा? ओके। तो ये पोर्शन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ये पोर्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, आगे। बाय एंटरिंग इनटू ट्रेड विथ रशिया इट गेट्स एनी ऑफ वाई। अगर एंटर करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगा, बराबर। दैट इज एल ई ऑफ वाई इट इज मोर देन व्हाट इट गेट्स एट होम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, एल ई ऑफ वाई विच इज मोर देन व्हाट इट गेट्स एट होम। बिकॉज होम में कितना मिल रहा है? एन एल। अगर मैं ट्रेड कर रहा तो कितना मिलेगा? एन ई मिल जाएगा, तो मेरे को ई एल या एल ई एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है मालिक? ओके। इंडियाज गेन इज एल ई। बस यहाँ पे हो गई बात। इंडिया का गेन कितना है? एल ई है। इंडिया गेन का कितना है? एल ई है। रशिया गेट्स ओ एन ऑफ एक्स एट अ होम अगेंस्ट एन एम ऑफ वाई। क्या? अगर वो खुद घर पे ट्रांजेक्शन करता है तो एन एम मिल रहा है उसको, लेकिन अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? एन ई देना पड़ेगा। अरे मतलब इतना एम ई जो है वो बच गया ना, उसका बच गया। हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका बच गया, तो दोनों का प्रॉफिट है। ई पॉइंट पे दोनों का प्रॉफिट है, उसका बच रहा है, अपना बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट, तो ई पे वो लोग ट्रेड करेंगे। समझा? ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। So that is LE of Y which is more than what it gets at home. India's gain is LE. Russia gets ON of X at home against NM of Y. बराबर? Okay. From India, however, it secures ON of X by giving NE of Y, that is EM less of Y. ये मैंने बोला ना, EM कम लगा आपका, EM less of Y। ये ऊपर वाला जो बचा, EM less of Y। रशिया सेव्स, और रशिया को बेनिफिट हुआ ना, रशिया सेव्स और गेन ईएम इन टर्म्स ऑफ बाय एंटरिंग इनटू ट्रेड। तो यहाँ पे मेन क्या है? इंडिया को एलई ज्यादा मिला, इंडिया गेट्स एलई मोर ऑफ वाई फॉर ओ एन ऑफ एक्स, एंड रशिया गिव्स ईएम लेस ऑफ वाई फॉर ओ एन ऑफ एक्स। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। समझा? इसको फिर से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बोर्ड पे ड्रॉ करते तो बहुत बेटर तरीके से ड्रॉ कर पाते, लेकिन ये वीडियो सेशन के अंदर इतना परफेक्ट नहीं बनता, तो इसको पहले से बनाने का बेटर है। अभी ये है, इसमें क्या है बेसिकली, अगर कर्व चेंज हो जाते तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे डायग्राम है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ये इंडिया का कर्व है बेसिकली पहला, आई और ये आर, ये ओरिजिनल कर्व्स है। ठीक है, चलो ओके। ये डायग्राम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कर्व, ये आर कर्व, ये सबसे पहला वाला है। देखो ये जो बना मेरा आर कर्व, और ये जो मैंने मेरा आई कर्व, तो सबसे पहले यहाँ पे मीट हो रहा है टी पॉइंट पे, दिख रहा है? टी पॉइंट पे ये दोनों कर्व मिक्स हो रहे हैं मेरे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा कर्व? आई, और फिर सॉरी ये आई, और फिर मेरा ये आर। ठीक है, यहाँ पे मिक्स हो गया। जैसे ही मेरा इंटेंसिटी बढ़ा, मुझे ज़्यादा डिमांड, मतलब मुझे ज़्यादा चाहिए और सामने वाला कंट्री का प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो मैं वाई से Y1 शिफ्ट कर लूंगा, ऊपर चले जाऊंगा। तो बेसिकली मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो टी से T1 शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बरोबर है? वही कर्व आगे चला गया, फिर यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे दूसरा एक कर्व बनेगा इंडिया का, तो ये T1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और वही अगर और बढ़ गया तो ये ऊपर Y2 पे चला जाएगा। समझा? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। अ चेंज इन द रेसिप्रोकल डिमांड लीड्स टू शिफ्ट इन ऑफर कर्व ऑफ दैट कंट्री। इफ इंडियाज डिमांड फॉर रशिया इज गुड रशियाज गुड बिकम्स इंटेंस।
रशिया का गुड्स हमें चाहिए बिकम्स इंटेंस, देन इंडिया इज रेडी टू ऑफर मोर ऑफ एक्स फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाई फ्रॉम रशिया। हमें ज्यादा चाहिए तो हम अपनी क्वांटिटी आपको ज्यादा देंगे। दिस विल रिजल्ट इन ऑफर कर्व्स टू द राइट। तो टी से टी वन हो गया, टी से टी वन हो गया, बस हम लोग ज्यादा देंगे। तो टी से टी वन हो गया, मतलब पहले एक्स था, टी पे, टी पे पहले एक्स था, मतलब ये ओ एक्स, ठीक है। ये टी पॉइंट पे पहले ये इतना क्वांटिटी दे रहे थे, ओ एक्स ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट एंड एक्स टी ऑफ वाई, मतलब रशिया का प्रोडक्ट। जैसे ही हम लोग डिमांड बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स से एक्स वन चले गए। तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो हम लोग अपनी ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, तो वो लोग भी अपनी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बढ़ाएंगे। बट राइट वर्ड मेरा जो मेन इंटरसेक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। We have offer curve of India OI and Russia OR. They intersect at point T. The equilibrium terms of trade at a point T, India offers OX of X commodity against Russia of 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 Y. OF of X and OF of Y. बराबर। यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करते हैं, OX of X commodity against रशिया का OY। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, OX and OY, वैसे भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पिछले टाइम अलग मेजर किया था, ठीक। डन। आगे, India's demand for Russia commodity become intense, ठीक है, this is intense, एंड अकॉर्डिंगली इट ऑफर्स कर्व शिफ्ट टू द राइट। ये हमने देख लिया, इंडिकेटिंग इट्स विलिंगनेस टू ऑफर क्या, मोर ऑफ एक्स टू गिवन अमाउंट ऑफ वाई। मैं ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। सो द न्यू ऑफर कर्व ऑफ एक्स ऑफ इंडिया ओ एल वन एंड रशिया ऑफ रशिया का जो कर्व है ना, ये काउ हो गया यहाँ पर ये सेम है ना, बिकॉज देखो ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्व मेरी चेंज नहीं हुई है, मेरी आर कर्व सेम है, मेरी खाली ये आई वन निकल गई अलग से। इंडिया की जो कर्व है वो अलग से निकल गई, इसके लिए टी वन मेरा यहाँ पे बन गया। तो यही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है। विलिंगनेस टू ऑफर एक्स टू गिवन अमाउंट ऑफ वाई, द न्यू ऑफर कर्व ऑफ एक्स इंडिया ओ एल वन एंड रशिया ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज, दैट इज ओ आर ही रहेगा, बराबर। द न्यू इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज सेटल्ड एट पॉइंट टी वन। नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया राइट वर्ड टी वन पे। एट टी वन इंडिया ऑफर्स ओ एक्स वन एज अगेंस्ट रशिया का ओ वाई वन। इंडिया ऑफर्स ओ एक्स वन मोर टू इंटेंस टू गेट मोर अगेंस्ट रशियाज वाई वन। हम लोग ज्यादा दे रहे हैं एक्स से, एक्स वन ज्यादा दे रहे हैं। क्यों ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज हमें अपनी हमारे कंट्री में उस कंट्री का जो गुड्स है उसकी इंटेंसिटी या उसकी डिमांड ज्यादा है, इसके लिए हम लोग अपना प्रोडक्ट ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। एंड टी टी वन पे ट्रेड करना, टी वन पे ट्रेड करना अपने लिए फेवरेबल है, तभी तो पॉइंट मैच हो रहा है ना, बराबर। ओके, देन इट इज ड्यू टू इंटेंस और ग्रेटर डिमांड फ्रॉम इंडिया रशियाज गुड्स। ये हो गया कॉन्सेप्ट, बराबर है। तो बेसिकली मैंने पहले टी बताया फिर टी वन बताया, अभी बात करते हैं टी टू के बारे में, ठीक है। अच्छा, टी टू का कॉन्सेप्ट भी सेम है, बेसिकली हम लोग एक्स टू पे शिफ्ट हो जाएंगे जब ज्यादा उल्टा, मतलब उनके साइड से पकड़ लो, रशिया के साइड से, रशिया की साइड से अगर उनके लिए अपनी डिमांड बढ़ गई बेसिकली, तो हम लोग ज्यादा देंगे एक्स टू से, लेकिन वो भी अपना ज्यादा प्रोडक्ट देंगे हमें, बरोबर ना। तो एक आई वन था वो अपने इंडिया से था, एंड आर वन जो है वो रशिया के साइड से इसलिए वो इतना डिफरेंस दिख रहा है, समझे। हमें ज्यादा चाहिए था तो हमने क्या किया, एक्स से एक्स टू चले गए बिकॉज हमें जरूरत थी। लेकिन जब उनकी जरूरत है तो हम लोग इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे ना, तो हम लोग एक्स से एक्स टू तक जाएंगे और फिर अपना टी टू पे बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझा। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। आप उसका अपोजिट वर्ड में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्लियर, पक्का। ओके, तो वो जब सामने वाली कंट्री की अपने गुड्स के लिए डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब पीछे, मतलब कंपेयर टू टी वन बेसिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बोल सकते हो। एंड अगर हमें हमारे लिए उस कंट्री की डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। बस ये एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम में लिखना है, इजी। आई होप आपको ये समझ गया, ठीक है। ओके, लिमिटेशंस भाई अगेन सेम पॉइंट्स रिपीटेड होते हैं। इट बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन है भाई, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, ठीक है। तो थेरी इज वैलिड अकॉर्डिंग टू, हम क्या बोलते हैं, इफ टू कंट्रीज इन वर्ल्ड
are in equal size. If not, the smaller country will enjoy the benefits in terms of trade will be the fixed nearer to the exchange rate of the larger country. Basically अगर country की volume कम जाता है तो किसी एक को benefit हो जाएगा. ठीक है. फिर military does not take into account the domestic demand for a trade. तो ये चीजें जो है ये अकाउंट नहीं की जाती, बेसिकली करनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बच्चे? मिलिट्री, अच्छा सॉरी मिलिट्री नहीं, मैं भी मिलिट्री पढ़ रहा हूँ. दिस इज अ मिल्स थ्योरी बेसिकली. ओके, सो मिल्स थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर ट्रेडेड कमोडिटी, नहीं वो अकाउंट में नहीं लेती. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज निग्लेक्टेड. अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निग्लेक्ट किया गया है. फिर थेरी फेल्स टू कंसिडर द चेंज इन इनकम ऑफ द बोथ कंट्रीज. अगेन ये भी इग्नोर फैक्टर किया गया है जो कि आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, अल्टीमेटली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कम. फिर गेन्स फ्रॉम ट्रेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट्स द पार्टिसिपेटिंग कंट्री इन वैराइटीज ऑफ वेज. अब वो किसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके पास जो नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा. तो वैरायटी ऑफ बेनिफिट बहुत ज्यादा है आपको. दे इंक्लूड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एंड सेवरल अदर नॉन इकोनॉमिक गेन्स टू. ठीक है. सो क्या क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, सबसे पहला बेनिफिट है भाई. किसी का भी ट्रेड हो, बेनिफिट सबका होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. Each country specialize in the production of those commodity for which it is better suited in terms of cost of production. इसके लिए वो सबसे better है, cost of production के हिसाब से बनाएंगे. If a country at a times to produce even things what it requires, then it may do so at a higher cost and low production. अगर जरूरत है तो कर सकते. तो international trade which is based on international division of labor lead to more production due to specialization. Of course है ना, जो स्पेशलाइज है वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, इकोनॉमिक ऑफ बेनिफिट सब सारी चीजें बेनिफिट मिलेगी उसको, तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली वर्ल्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे वही चीज दी हुई है. कंट्री इंडिया एंड यूएसए का लिया है. इनपुट ऑफ लेबर डेट 10 डेज में क्लोथ 20 यूनिट्स बन रहे हैं, मशीन 4 में, टोटल आउटपुट 24 का बन रहा है. यूएसए में 10, 20, 20, 40 का बन रहा है. सो टोटल 64 का बेनिफिट तो सबका हो रहा है बेसिकली. यस और नो? ओके. वही यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था. टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंट्रीज इज 40 क्लोथ्स एंड 24 मशीन्स, सम टोटल ऑफ 64 यूनिट्स. इंडिया as we can see has competitive advantage in the production of cloth and USA in machines if they go for complete specialization. So applying the label of producing only one commodity, then India क्या करेगा? अगर सिर्फ एक ही चीज बनानी है, ठीक है, तो क्लोथ में अगर इंडिया को स्पेशलाइज तो क्लोथ क्या बनेगा? 40 बनेगा, और मशीन क्या बनेगा? 24 बनेगा. राइट. ये चीज लिखी हुई है ना. सॉरी 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 यहाँ पर अगर मान लो किसी एक को स्पेशलाइजेशन दे दिया बेसिकली, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा. बरोबर है. तो अगर क्लोथ बनेगा 24, अगर इंडिया अगर बनाएगी क्लोथ, तो यूएसए नहीं बनाएगा. तो यूएसए क्या करेगा? यूएसए कुछ नहीं करेगा, क्लोथ का प्रोडक्शन इंडिया करेगी. तो टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड कितना होगा? यूएसए का भी प्रोडक्शन वही करेगी ना, टोटल वो खुद बनाएगी. सो 40 बनेगा. एंड यूएसए मशीन का 40 बनाएगा. समझा गया? पक्का? ओके. बिकॉज वो अल्टीमेटली पूरा यूज हो रहा है ना, यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन अपने स्पेशलाइजेशन में यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट है. अप्लाइंग द लेवल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वन कमोडिटी, देन इंडिया विल प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड यूएसए विल प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ मशीन, सम टोटल ऑफ 80 यूनिट्स. इंडिया 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बनाएगी, यूएसए 40 यूनिट्स ऑफ मशीन बनाएगी, टोटल 80 हो जाएगा. लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो टोटल 64 ही हो रहा है. लेकिन स्पेशलाइज हो जाएगा तो 80 का प्रोडक्शन बनेगा, इंडिया मतलब वर्ल्ड में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है. इंक्रीज कंजम्पशन, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज डिस्कस अर्लियर, द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री which participate in the international trade will also increase. such positive change enhance economic welfare of the people हो जाएगा. हायर इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑफ कोर्स ऊपर का पॉइंट नीचे कनेक्टेड है. कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, तो सब कुछ सॉर्ट होगा. एंड डायनामिक गेन, द गेम दैट वी हैव डिस्कस so far accrue to the trading countries in given or static economic situation. There are many other games which are termed as dynamic gains.
since the economists undergo change in terms of technology, production function, and finally an outward shift of the product in production frontier. उसमें आउटवर्ड शिफ्ट होगा मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। बाद में ट्रेड इज अ डायनामिक फोर्स दैट सिमुलेट इनोवेशन, ट्रेड होगा तो इनोवेशन आएगा भाई साहब। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ स्पिरिट टू द लोकल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिव फूड्स ऑफ ट्रेड stimulates adoption of cost saving techniques. Trade also makes the possible economic production of many goods that would otherwise be prohibited to produce locally. मतलब क्या है, कुल मिला के अगर बात करूँ, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड किया तो आपके अंदर जो कमी है, आपके प्रोडक्शन में जो कमी है, वो आप निकाल लोगे और अच्छा प्रोडक्शन आप कर लोगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गेन, और भी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं भाई। टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर फेवरेबल है तो ही आप करोगे। रेसिप्रोकल डिमांड अभी अगर प्रॉपर चल रही है तो ही आप करोगे। कॉस्ट जो कम है तो बेटर है। लेवल ऑफ इनकम अगर आपकी बेटर उस हिसाब से प्रोडक्शन है तो ही आप करोगे ट्रांजेक्शन, तो ही गेन होगा। गेन इज द अल्टीमेट आउटपुट। तो इसके लिए ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेचर ऑफ ट्रेड, आप किस प्रकार का ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपके रीजनेबली है, प्रॉपर सेट है, तो ही आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे एंड तो ही आपको बेनिफिट होगा। दैट इज गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। समझा? विद दिस, ये दो जरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है, इसको एक बार अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छा काम जो आपका तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट एंटायर मॉड्यूल नंबर 4। मिलते हैं, सॉरी, मॉड्यूल नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।